लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे अखिलेश यादव के चुनावी क्षेत्र में राहुल गांधी जमाने वाले हैं रंग। बताएंगे आपको कब आ रहे हैं अखिलेश यादव के प्रचार में राहुल गांधी। दोस्तों इसी के साथ में अमित शाह क्या झूठ बोलते पकड़े गए हैं सोशल मीडिया पर। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने फैक्ट चेक करके बताया है कि अमित शाह खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। इसी के साथ में हरियाणा के अंदर बीजेपी ने दोस्त को ही दिखा दी असली हैसियत। बताएंगे कई सारे विधायक तोड़े गए हैं। दोस्तों इसी के साथ में अरबपति से खरबपति हुए लोगों के पैसे छीनकर लोगों को देंगे। कांग्रेस पार्टी ने डंके की चोट पर यह बात कही है। और इसी के साथ में क्या अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाली है राहत, क्या मिलेगी जमानत। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। और एक बड़े विपक्ष के नेता ने नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से कर दी है। और इसी के साथ में भाजपा के लोगों को और ज्यादा भड़का दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ में आपको बताएंगे अमित शाह ने राहुल गांधी के नानी को लेकर भी भाषण में कही है ऐसी बात जिससे जमकर आलोचना हो रही है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव जुड़ी हुई फटाफट सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश परिवर्तन चाहता है और 3 चरणों से इसके साफ संकेत मिले हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर राहुल गांधी अखिलेश यादव एक साथ संयुक्त जनसभा करने वाले हैं। दोस्तों कन्नौज और कानपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा होने वाली है। दोपहर 12:15 बजे कन्नौज में संयुक्त सभा होगी। दोपहर 2:40 पर कन्नौज में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कन्नौज से इस बार अखिलेश यादव मैदान में उतरे हुए हैं और जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। साथ साथ अमित शाह के द्वारा ऐसे बयान दिए जा रहे हैं दोस्तों जो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि झूठे बयान खुलकर दिए जा रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कार्रवाई नहीं कर रहा। शायद यही बड़ा कारण है कि अमित शाह और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को कोई डर नहीं सता रहा। वो कुछ भी बातें बोलकर निकल जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों अमित शाह का एक वीडियो शेयर करते हुए भारतीय जनता पार्टी मेन सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा गया कि समाजवादी पार्टी और उसके लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए। आपके लोग वोट बैंक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हालांकि दोस्तों ये नारे कहीं नहीं लगाए गए। मोहम्मद जुबैर की ओर से लिखा गया कि ये फेक न्यूज है जो अमित शाह दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए। द स्लोगन विच वाज रेज्ड वाज साइकिल निशान जिंदाबाद। और भाजपा के नेताओं को सुनने में आ रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद, यानी आप समझ सकते हैं ऑल्ट न्यूज की ओर से पूरे मामले पर फैक्ट चेक किया गया है दोस्तों। हकीकत लोगों के सामने रखी गई है। लेकिन अगर गृह मंत्री के पद से ऐसी बातें कही जाएगी, उनके मंच से ऐसी बातें कही जाएगी तो कोई भी न्यूज चैनल फैक्ट चेक करे उससे तेज इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाएगी जो कि एक मिस इंफॉर्मेशन है, गलत है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेने वाले लोगों को लगेगा कि एकदम सही सही कहा गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखो बताएगा दोस्तों। इस पूरे मामले पर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर दुष्यंत चौटाला का उल्टा पड़ गया दांव। 3 एमएलए पहुंच गए। मनोहर लाल खट्टर के द्वार पार्टी में टूट के बड़े संकेत मिल रहे हैं। हरियाणा में सियासी संकट के बीच सियासी उलटफेर की संभावनाएं जताई जा रही है। कुछ दिनों पहले एनडीए गठबंधन से अलग हुए जननायक जनता पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गवर्नर को चिट्ठी लिखकर नायब सैनी सरकार से विधानसभा में बहुमत साबित करने की मांग की थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि चौटाला की ही पार्टी टूटने के कगार पर पहुंच गई है। दोस्तों खबर है कि जननायक जनता पार्टी के 3 विधायक राज्य में जारी सियासी संकट के बीच पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने पहुंचे थे। माना जा रहा है कि विधायक कभी भी पाला बदल सकते हैं और भाजपा का दामन थाम सकते हैं। जननायक जनता पार्टी के पास कुल 10 विधायक है। अगर ये 3 ही रह गए तो इन विधायकों के टूटने पर दल बदल कानून लागू हो सकता है। चर्चा है कि जननायक जनता पार्टी विधायक बीजेपी के संपर्क में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खट्टर के साथ जननायक जनता पार्टी के विधायकों की बैठक पानीपत में राज्य के मंत्री महिपाल ढांडा के आवास पर हुई है। दोस्तों ये तीनों विधायक निकलकर जननायक जनता पार्टी को कमजोर कर देंगे और बहुमत का आंकड़ा अपने आप कम हो जाएगा और बीजेपी बहुमत साबित कर देगी। शायद इसी स्ट्रेटजी पर काम किया जा रहा है। इससे बीजेपी अपनी सरकार जरूर बचा लेगी लेकिन लोगों में परसेप्शन जाएगा कि भाजपा अपने सहयोगियों की पार्टी तोड़ देती है अपनी सरकार चलाने के लिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर हरियाणा में सियासी उठापटक के बीच में जननायक जनता पार्टी के लिए और मुसीबतें बढ़ती जा रही है। एक और जहां बीजेपी सरकार विधायकों के जोड़ तोड़ में जुटी हुई है तो दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी के बागी विधायकों ने भी बीजेपी से संपर्क साध लिया है। पानीपत में गुरुवार को राज्य मंत्री महिपाल ढांडा के आवास पर जननायक जनता पार्टी के विधायकों की गुप्त मीटिंग हुई है। दोस्तों मीटिंग में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा के उम्मीदवार मनोहर लाल मुख्य रूप से उपस्थित थे। मीटिंग में जननायक जनता पार्टी के टोहाना विधायक देवेंद्र बबली, नरवाना से राम निवास सूरज खेड़ा और जोगीराम सिहाग शामिल थे। इसके अलावा बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। गुरुवार को दोपहर 1 घंटे तक चली मीटिंग की किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी लेकिन बाद में जानकारी निकलकर सामने आई है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय है उस मामले को लेकर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अरबपति से खरबपति हुए लोगों का हिसाब गरीबों में बांटेंगे। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के कांग्रेस को ऑटो में भरकर पैसे मिलने वाले बयान को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा करेगी। देखते हैं भाजपा के लोगों की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। साथ साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित संदेश खाली घटना के संबंध में एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें दावा किया गया है कि बीजेपी की एक स्थानीय महिला नेता ने कई महिलाओं से सादे कागज पर हस्ताक्षर कराए। बाद में सत्तारूढ़ टीएमसी नेताओं के खिलाफ बलात्कार और यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने में उसका
का इस्तेमाल किया गया। इन वीडियो को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। इससे 3 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर संदेश खाली स्टिंग ऑपरेशन नाम से एक वीडियो को साझा किया था, जिसमें एक स्थानीय बीजेपी के नेता गंगाधर कोयल ने दावा किया था कि बलात्कार के आरोप मनगढ़ंत थे और इस प्रकरण में पीछे पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का हाथ था। अपने दावे के बल देने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार को कथित तौर पर संदेश खाली के निवासी कुछ महिलाओं के वीडियो साझा किए हैं। इसमें उन महिलाओं ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेता उन्हें झूठे बलात्कार के मामले दर्ज कराने के लिए उनके साथ छल किया है, हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल की गई है। महिलाओं ने ये जानकारी दी। तृणमूल कांग्रेस ने पूरे मामले पर कहा कि बीजेपी के लोगों ने ये संदेश खाली का पूरा मामला खुद से रचा था ताकि तृणमूल कांग्रेस की छवि को खराब किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोबिलाइज किया जाए, वोट इकट्ठा किए जाए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 3 चरणों का चुनाव होते होते मोटा भाई को अडानी और छोटा भाई को नानी याद आ गई है। ये प्रतिक्रिया अमित शाह के उस वीडियो को शेयर करके कही गई है दोस्तों, जिसमें अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी की नानी भी आ जाए तो भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को खारिज नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद तरह तरह की बातें चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि अमित शाह को राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक करने की क्या मजबूरी आ गई है? क्या तीसरे चरण के चुनाव के बाद से इनको रिपोर्ट मिल गई है कि इनकी स्थिति काफी खराब है और इसीलिए राहुल गांधी को लेकर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन पर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि इब्तिदा-ए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आने वाले दिनों के अंदर इनको और निचले स्तर पर उतरकर बयान देना पड़ेगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों इसी के साथ में होशियारपुर में अकाली दल को तगड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक सुखजीत कौर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जाखड़ ने कराई है उनकी घर की वापसी। होशियारपुर के दसूहा में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के प्रधान सुनील जाखड़ ने पूर्व विधायक स्वर्गीय अमरजीत सिंह शाही की पत्नी सुखजीत कौर शाही और उनके बेटे डॉक्टर हरसिमरत शाही को दोबारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। स्वर्गीय अमरजीत सिंह शाही की मौत के बाद उनकी पत्नी सुखजीत कौर शाही भी दसूहा से विधायक रही है। होशियारपुर में अकाली दल के लिए तगड़ा झटका कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी होशियारपुर में अकाली दल को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए नेताओं को पार्टी में शामिल भी कराया जा रहा है। साथ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर 10 तारीख यानी आज फैसला लेने वाली है। इससे एक दिन पहले गुरुवार को ईडी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। पीटीआई के मुताबिक ईडी ने कहा कि वे केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और इससे पहले किसी नेता को प्रचार के लिए न्यायिक हिरासत से जमानत नहीं मिली है। प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह हलफनामा इसलिए दिया है कि जस्टिस संजीव खन्ना ने 8 मई को कहा था कि हम शुक्रवार को अंतरिम जमानत पर अंतरिम आदेश सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर भी उसी दिन फैसला लिया जाएगा। 7 मई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि चुनाव 5 साल में आते हैं, ये साधारण परिस्थितियां हैं। अगर हम अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हैं तो हमारी शर्त रहेगी कि वो सरकार के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। देखते हैं दोस्तों, ईडी की ओर से तो मनाही की जा रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट आज ईडी की बात मानेगा या फिर अरविंद केजरीवाल के वकील की बात मानेगा? वहीं पर अजय मिश्रा टेनी के लिए प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने कहा था कि बड़ा आदमी बनाएंगे। इस पर समाजवादी पार्टी ने तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि किसानों को थार से कुचलने वाले आशीष मिश्रा का पिता अजय मिश्रा टेनी देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच साझा कर रहा है। लखीमपुर कांड में किसानों को निष्पक्ष जांच की उम्मीद तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक देश से बीजेपी का सफाया ना हो जाए। नहीं चाहिए भाजपा। शासक कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के नेता श्रीनिवास बीवी बोले, कहा अपने मालिक को गाली देने के बाद से लगभग 24 घंटे बीत गए हैं। टेम्पो ड्राइवर ने कोई भी रैली में भाषण नहीं दिया है। सब कुछ ठीक है या नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी की ओर से गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को लेकर जो टिप्पणी की गई थी उसके बाद से अब श्रीनिवास बीवी कांग्रेस पार्टी के नेता ने तंज कसते हुए बातें कही है। दोस्तों वहीं पर कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी के सामने टीएमसी ने इस बार यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है, तो मुकाबला काफी दिलचस्प हो चला है और ऐसे में अब इमरान प्रतापगढ़ी से कई सारी सभाएं कराई जा रही है। बहरामपुर में उनकी कई जनसभाएं आज होने वाली है, लगभग 4 जनसभाएं वो करेंगे। अधीर रंजन चौधरी के लिए वोट की अपील भी करने वाले हैं। साथ दोस्तों भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जननायक जनता पार्टी द्वारा राज्यपाल को बीजेपी सरकार के अल्पमत में होने को लेकर पत्र लिखे जाने और राष्ट्रपति शासन की मांग करने के मुद्दे पर अब कांग्रेस भी अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर राज्यपाल से मुलाकात करेगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी 30 के 30 विधायकों को एकजुट करके और 3 निर्दलियों के साथ एकजुट होकर जाएगी, राज्यपाल से मुलाकात करेगी और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जाएगी। 88 में से 45 विधायक सरकार के खिलाफ है, तो स्पष्ट तौर पर बीजेपी की सरकार अल्पमत में है और इस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। नायब सिंह सैनी सरकार को लेकर क्या कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया जाएगा, जैसा कि जननायक जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं? अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर बीजेपी की सरकार को गिरवा देगी, लेकिन क्या ऐसा होना संभव दिखाई दे रहा है? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि मात्र 6 महीने का समय बचा हुआ है। हरियाणा में वैसे भी चुनाव होने वाले हैं, तो क्या सरकार गिराना एक ऑप्शन रहेगा या फिर राष्ट्रपति शासन लगवाना, दबाव डालना राज्यपाल पर और राष्ट्रपति को लेटर लिखना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा? सासा प्रियंका गांधी रायबरेली के अंदर दिन रात बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही है। दोस्तों उन्होंने लिखा कि रायबरेली ने फैसला कर लिया है कि बहनों को सालाना 1 लाख रुपए के लिए, युवाओं को 30 लाख नौकरियों के लिए, एजुकेशन लोन पेपर लीक से मुक्ति के लिए
किसानों के कर्ज माफी और जीएसटी से मुक्ति के लिए, लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए रायबरेली का एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के लिए। आज रायबरेली के उत्तर पारा और भाव में अपनी बहनों और परिजनों से संवाद किया है। साथ साथ दोस्तों, जिसकी 2 बीबी उसे मिलेंगे 2 लाख रुपए। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया की फिसली जुबान, बीजेपी को मिल गया मौका निशाना साधने का। झाबुआ के लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पीसीसी के चीफ रह चुके हैं। उन्होंने जो टिप्पणी की है, उनकी जुबान फिसलने के कारण भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है। जनसभा में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर महिला के खाते में 1-1 लाख रुपए डालेगी। जिस व्यक्ति की 2 बीबी होगी उसे 2 लाख रुपए देगी। ये बात कांतिलाल भूरिया ने हंसी मजाक में कही थी, लेकिन महिलाओं को लेकर बोली गई इस बात को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है और कांग्रेस पार्टी को एंटी महिला बताने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ दोस्तों, जल्द हमारे बीच होंगे अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई से पहले आम आदमी पार्टी के पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने एक बड़ा दावा कर दिया है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन दिल्ली की सातों सीटें जीतेगी। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार और गिरफ्तारी का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने अपने पक्ष में वोट की अपील करते हुए कहा कि जेल का जवाब वोट से देने का समय आ गया है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने जेल का जवाब वोट से देने के कैंपेन को लेकर एक बड़ी बाइक रैली निकाली है दोस्तों, और दावा किया गया है कि आज अरविंद केजरीवाल को जेल से मुक्ति मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है। साथ साथ शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने एक बार फिर से क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने औरंगजेब से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना करते हुए कहा कि औरंगजेब का जन्म मोदी के गांव में हुआ था। कुछ महीने पहले भी उन्होंने मोदी पर इसी तरीके का हमला बोलते हुए उनकी तुलना औरंगजेब से की थी। संजय राउत ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, इसलिए महाराष्ट्र का एक इतिहास है। औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ था, इसलिए देख लीजिए, इसलिए वह गुजरात की मिट्टी औरंगजेब की है। उस मिट्टी के 2 व्यापारी हैं। औरंगजेब का जन्म मोदी के गांव में हुआ है। इसके बाद दोस्तों और भी कई सारे निशाने साधते हुए उन्होंने गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र का मामला बनाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी हमेशा से यह मुद्दा उठाती आई है कि गुजरात के अंदर जितने प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं सारे महाराष्ट्र से उठाकर लगाए जा रहे हैं, यानी जो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लगना चाहिए था उनको गुजरात ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। यहाँ की सरकार, खासकर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार भी केंद्र सरकार को इसमें मदद कर रही है और महाराष्ट्र के लोगों से नौकरियां छीनी जा रही है, व्यापार छीना जा रहा है। इसके बाद फिर से मराठी अस्मिता का कार्ड खेला गया है। दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत का विरोध करने वाले ईडी के हलफनामे पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की है। कहा है, सुनवाई पूरी होने के बाद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल फैसले की घोषणा से ठीक पहले हलफनामा प्रस्तुत किया गया। यह कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लिए बिना हलफनामा दाखिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई होनी है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है। दोस्तों, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण बोले, कहा क्या इसी टेम्पो की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। इसमें एक टेम्पो दिखाते हुए अडानी और अंबानी को ड्राइवरी सीट पर बिठाया जा रहा है दोस्तों, और पीछे गाड़ियों में पैसे ही पैसे लोड दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से निशाना साधा गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी ने तमाम आरोपों के बावजूद राजनीति से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया, पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। और ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है दोस्तों। इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह से एक सवाल पूछते हैं पत्रकार राजदीप सरदेसाई। वो कहते हैं कि आपके नेता कौन है, तो वो बताते हैं कि उनके नेता नरेंद्र मोदी है। इसके बाद वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी आपके नेता है, योगी आदित्यनाथ आपके नेता है, तो वो कहते हैं कि केवल नरेंद्र मोदी हमारे नेता है। और उसके बाद कहते हैं कि और बयान नहीं दूंगा, इससे विवाद हो जाएगा। यानी दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के नाम पर अपना नेता बताने को वो तैयार नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ को बैलेंस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने ब्रजभूषण शरण सिंह को मैदान में उतार रखा है, क्योंकि वो भी राजपूत समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि ये थ्योरियां चलती थी कि योगी आदित्यनाथ को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने कई सारे नेताओं को उत्तर प्रदेश में प्रमोट कर रखा है। अब इस इंटरव्यू से यही समझ में आ रहा है दोस्तों। आप लोग की जो भी राय हो लिखिएगा जरूर। साथ साथ वाराणसी के अंदर 13 मई को प्रधानमंत्री मोदी नामांकन करने आने वाले हैं। रैली में लघु भारत की झलक दिखने वाली है, इस तरीके से दावा किया गया है। न्यूज में लिखे गए इस आर्टिकल को लेकर मनोज कुमार झा ने तंज कसते हुए कहा कि मणिपुर की झांकी भी है क्या मणिपुर की भी झलक दिखाई जाएगी। यानी भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल के कार्यों को गिनवाया जाएगा, तो उनको यह भी दिखाना चाहिए मणिपुर की स्थिति क्या है। देखते हैं भाजपा के लोग क्या मणिपुर को लेकर कोई टिप्पणी कर पाएंगे कि उनकी सरकार में अशांति क्यों फैली हुई है। साथ साथ कन्नौज में बीजेपी के प्रत्याशी ने लोकसभा चुनाव में आतंकी गतिविधि होने की आशंका जाहिर की है। समाजवादी पार्टी के इशारे पर असामाजिक व्यक्तियों को बुलाने का आरोप लगाया गया है। कहा गया कि क्षेत्र में बाहर से अनेक वाहन और लोग आकर सक्रिय हो गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, सुब्रत पाठक जो पिछली बार काफी कम अंतर से चुनाव जीते थे, उन्होंने डिंपल यादव को चुनाव में शिकस्त दी थी। इसके बाद अखिलेश यादव यहां लौटे हैं, और क्योंकि बहुत कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते थे, तो उनको इस बार हार का डर सता रहा है। इसलिए दावा कर रहे हैं कि क्षेत्र में आतंकी गतिविधि होने वाली है, बाहर से लोग बुलाए जा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ अब दिल्ली के अंदर भी चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है।
है 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे लोकसभा चुनाव के लिए। दिल्ली की 7 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इस बार 162 उम्मीदवारों ने मैदान में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला लिया है। नॉर्थ ईस्ट सीट पर सबसे ज्यादा 28 और नई दिल्ली सीट पर सबसे कम 17 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। यानी नॉर्थ ईस्ट वो सीट है जहां पर मुकाबला इस बार दिलचस्प हो रहा है। कन्हैया कुमार के सामने मनोज तिवारी मैदान में उतरे हुए हैं। दिलचस्प मुकाबले में कई और लोगों ने अपना नाम ऐड कर दिया है, यानी सबसे ज्यादा नामांकन यहीं पर हुए हैं। देखते हैं दिल्ली में अब किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जाएगा। दोस्तों साथ साथ संविधान गरीबों का ग्रंथ है, बदलने की बात करने वाले बीजेपी के नेता देश की आत्मा पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि देश का संविधान बचाना देश के लिए सबसे बड़ी और सबसे अहम जिम्मेदारी है। साथ साथ अखिलेश यादव बोले, कहा यह बात समझने की है, जब लोग अपनों पर ही हमला करने लगते हैं तो समझिए कितने करीब है ये लोग हार के। केवल बीजेपी अपने लोगों से गुस्सा नहीं है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी ने भी यही दिखाया है। बहुजन समाज पार्टी भी अपने घर के लोगों पर ही नाराज हो गई है। दरअसल दोस्तों आकाश आनंद को पार्टी के कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए जाने को लेकर ये काफी बड़ा मामला है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कमलनाथ का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी है गुमराह पार्टी, ना कोई नीति है ना कोई नियत है। कमलनाथ ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी का नेतृत्व देश में किसानों, नौजवानों, महिलाओं, सरकारी कर्मचारी और दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक या किसी वर्ग के बारे में कोई भी नीति या नियत स्पष्ट नहीं कर पा रही है। ऐसी गुमराह पार्टी से देश की रक्षा करने के लिए भारत के नागरिक तैयार है। साथ साथ दोस्तों अमित शाह तेलंगाना के अंदर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। अमित शाह कहने लगे कि तुष्टीकरण की जो ABC है, ए का मतलब सद्दुद्दीन ओवैसी, बी का मतलब BRS और सी का मतलब कांग्रेस, ये तीनों एक ही ठेले के चट्टे बट्टे हैं। इसके बाद वो कहने लगे कि ये चुनाव वोट जिहाद वर्सेस वोट फॉर विकास के बीच का है और मोदी की गारंटी वर्सेस चाइना की गारंटी, कांग्रेस की गारंटी के बीच का है। सवाल यह है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कब से गारंटी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब जाकर बीजेपी के लोग मोदी की गारंटी करने लगे हैं, जबकि गारंटी शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी कई दिनों से कर रही थी। यानी कांग्रेस पार्टी के कैंपेन को कब्जाने का प्रयास किया गया और उल्टा कांग्रेस पार्टी की ही गारंटी को चाइनीज गारंटी बता रहे, जबकि नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ रोजगार की गारंटी दी थी, उसका कुछ अता पता नहीं है। लोगों को सबको घर देने का वादा किया था, उसका भी कोई अता पता नहीं है। काला धन लाकर देने की बातें कही गई थी, उसका भी कोई अता पता नहीं है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के 30 चरण के चुनाव मतदान खत्म होने के बाद अब 13 मई को चौथे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। ऐसे में प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। देवरिया से बीजेपी के शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया गया। उनको अपना नामांकन दाखिल करना था, लेकिन वो नामांकन से पहले जनसभा को संबोधित करने लगे। इसमें उनको ज्यादा समय लग गया। इसके बाद उन्हें समय का कोई ख्याल नहीं रहा, तो बाद में उन्होंने घड़ी देखी तो समय काफी बीत गया था। इसके बाद उनको दौड़ भागकर जाना पड़ा अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। साफ संकेत देता है कि बीजेपी के नेता समय की कोई चिंता नहीं कर रहे थे। हालांकि बाद में नॉमिनेशन उन्होंने भर दिया है। अगर विपक्ष के नेता होते तो हो सकता है कि नामांकन भी ना कर पाते। ऐसे कई सारे आरोप लगे हुए हैं। साथ साथ दोस्तों लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल सिंह ने अस्थायी रूप से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसने हाईकोर्ट से अस्थायी रिहाई की मांग की है ताकि वो लोकसभा चुनाव में नामांकन कर सके। अमृतपाल सिंह वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत अभी असम की जेल में बंद है। अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ रहा है। अमृतपाल सिंह को अप्रैल 2023 में NSA अधिनियम 1980 के तहत गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था, उसके बाद जेल भेज दिया गया है। देखते हैं हाईकोर्ट की ओर से नॉमिनेशन भरने का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। दोस्तों जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ एक बड़ा दावा सामने आया है दोस्तों, ये बताया गया है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी और अंबानी को लेकर टिप्पणी की है, ये कहा है कि राहुल गांधी अंबानी अडानी को लेकर अब सवाल नहीं खड़ा कर रहे। क्या टेम्पो में पैसा भरकर उनके घर तक पहुंचा है इसीलिए बयान नहीं दे रहे? क्या इसका जवाब देना चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा तो आज प्रधानमंत्री मोदी का पूरा कार्यक्रम सन्नाटे भरा रहा है। दोस्तों जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार एक पूरे दिन में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर कोई लाइव नहीं किया गया। नरेंद्र मोदी ने एक भी एड्रेस नहीं की है रैली आज। क्या अंबानी अडानी पर उनके बयान के बाद उनको रैली करने से रोका गया है या फिर कोई और बड़ा कारण है? हालांकि अमित शाह की तो रैली हुई है जो जानकारी दी जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का आज कोई कार्यक्रम क्यों नहीं था? आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि सवाल जरूर खड़े होते हैं। क्या गौतम अडानी और अंबानी को लेकर प्रधानमंत्री के बयान से उनके लोग नाराज हैं? शासक कांग्रेस पार्टी भी अब एक बड़े इलेक्शन कैंपेन की ओर आगे बढ़ रही है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। 11 मई को समस्तीपुर से कांग्रेस प्रत्याशी सनी हजारी और मुजफ्फरपुर से अजय निषाद के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद खड़गे का ये दूसरा बिहार का दौरा है। इससे पहले उन्होंने किशनगंज और कटिहार में महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में रैली की थी। सासाराम में बदल सकता है कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट। मनोज कुमार ने अभी तक नॉमिनेशन नहीं भरा है। छेदी पासवान को सिंबल मिलने को लेकर चर्चाएं चल रही है। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। सासाराम संसदीय सीट से कांग्रेस अपना उम्मीदवार बदल सकती है। अभी तक की सारी बड़ी खबरों में से एक भी खबर अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। और क्या आप भी मानते हैं कि अमित शाह के द्वारा जो बयान
बयान दिया गया है। ऐसे बयानों को तत्काल रोका जाना चाहिए, वरना और भी ज्यादा इस तरीके के बेतुके बयान दिए जाएंगे और लोगों की छवि खराब की जाएगी, खासकर राहुल गांधी की। तो लिखेगा जरूर दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।